हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार सेशन के साथ, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन के साथ, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम जस्ट अगला टॉपिक, कौन सा अगला टॉपिक, यानी कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब उसका अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो उसी थ्योरी को सपोर्ट करेगा जिसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को सपोर्ट किया था, एंड दैट टॉपिक नेम इज हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब क्या है इस टॉपिक में, पहले अपन समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में जब थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैक्सवेल साहब ने दी थी, उसका जब हमने जिक्र किया था, उसको जब हमने डिस्कस किया था, तो ये जाना था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो एक वेव का फॉर्म होती है, वो एक वेव का नेचर होती है, और उसी वजह से उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जिनकी वजह से कई फिनोमेना जो होते हैं वो सपोर्ट हो जाते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। ये सारे फिनोमेना जो हो जाते हैं ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव में सपोर्ट करते हैं, इस बात को मानते हुए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो सब वेव नेचर कंटेन रखती हैं, वो अपने अंदर वेव नेचर पोजेस रखती हैं। और वेव के नेचर की बात करें तो सिंपल वही तरंगों का टाइप का नेचर। और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी हम ये बात कर रहे हैं, वो सारी रेडिएशंस, जो लाइट रेडिएशंस आपको दिखती हैं, जिनसे आप आसपास घिरे हुए हो, वो सभी रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। चाहे वो आपकी मोबाइल, अभी जिससे आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, या लैपटॉप या डेस्कटॉप, जिसमें भी आप लेक्चर देख रहे हो, उसकी स्क्रीन से निकलकर जो लाइट आ रही है, आप उस रेडिएशन की बात कर लो। सूरज की रोशनी से जो रेडिएशन आ रही है, आप उसकी बात कर लो। टीवी के रिमोट से जब चैनल बदलते हो तो टीवी के रिमोट से जो रेडिएशन आती है, आप उसकी बात कर लो। एक्सरे आप जब कराते हो, चाहे आप उसकी बात कर लो। वो सभी रेडिएशन जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। और स्टार्टिंग में हमने ये चीज मानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव का नेचर होता है। लेकिन फिर प्लैंक साहब का कहना कुछ और था। प्लैंक साहब ने कहा नहीं यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव तो है, बट इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ कंटिन्यूअस वेव, रादर दे आर डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस वेव। वो एक डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस वेव के रूप में है। मतलब वो वेव कंटिन्यूअस नहीं है, वो वेव लगातार नहीं है, वो वेव जो है वो डिसकंटिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट वेव है। अलग अलग वेव्स हैं, और उन हर एक वेव के अंदर एक डिस्क्रीट छोटे छोटे पैकेट्स में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हर उस पैकेट में अपनी एक एनर्जी है। ये प्लैंक साहब ने कहा था। तो प्लैंक साहब का ये मानना था कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आप वेव मत कहो, वो ये बोलो कि वो छोटी छोटी वेव से मिलकर बने हुए छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्वांटम कह देते हैं। अगर वो लाइट के हैं, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पैकेट्स हैं, तो उसको आप फोटोन भी कह सकते हो। और हर पैकेट से एसोसिएटेड एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, हर पैकेट से एसोसिएटेड एक फोटॉन्स की एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय E इक्वल्स टू h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी जो उस पैकेट में करस्पॉन्ड वेव होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो मतलब अब यहां पर दो गुटों में पूरी कहानी बट चुकी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नजर से देखा जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए दो गुटों में लोग बट चुके थे। एक गुट मानता था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव का फॉर्म है। दूसरा गुट का यह मानना था कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पार्टिकल का फॉर्म है, वो एक पार्टिकल के रूप में चलता है, और हर पार्टिकल को हम फोटोन कहेंगे, और उस पार्टिकल के पास एक करस्पॉन्ड एनर्जी पाई जाती है, उसके पास एक एसोसिएटेड एनर्जी होती है, उसको हम फोटोन कहेंगे। क्या मेरी बात समझ पड़ी? अब इसी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमने पढ़ना है हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी, क्योंकि यह थ्योरी भी यह मानती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना है, फोटोन से बना है, जिसमें डिसकंटिन्यूअस वेव है, और वो कंप्लीट एक वेव नहीं होती है। अब कैसे यह थ्योरी सपोर्ट करेगी हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, इसकी हम चर्चा करेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं भैया मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। और जब हम मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी का जखीरा खोलते हैं, आईआईटी की तिजोरी खोलते हैं, तो इतनी सारी चीजें आपको मिलती हैं जो शायद किसी के पेड कोर्स में भी नहीं है। पेड कोर्स में भी इतनी सारी चीजें नहीं है जो मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जैसे सबसे पहले आपको थ्योरी के पूरे टॉपिक वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियोज आपको मिलते हैं, जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस किया होता है, हर थ्योरी का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है, ऐसे वीडियो आपको मिलते हैं।
उसके बाद आपको हर थ्योरी पर, हर टॉपिक पर बेस्ड डीपीपी मिलती है, विच इज बेसिकली डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की शीट होती है, वहां पर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको उस टॉपिक पर सॉल्व करने पड़ते हैं, बट अगर आपसे ना बने तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। आप वीडियो सॉल्यूशंस को देखकर अपने डाउट्स कैटर कर सकते हो। इसके अलावा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है, वन शॉट रिवीजन सीरीज भी होती है। यहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन होता है, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि आईआईटी में पिछले 30, 35, 40 सालों में जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चंस की भी हम लोग यहां पर भरपूर प्रैक्टिस कराते हैं। तो पीवाईक्यू की अलग सीरीज होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलती है देने को, जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है। magnetbrains.com पर आप जैसे ही जाओगे तो उस वेबसाइट पर आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। आपको टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कराने का मौका भी मिलता है, तो वो टेस्ट सीरीज में कंडक्ट कराने का मौका मिलता है, दैट इज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। क्लियर हो गई ये वाली पार्ट? एकदम क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको वाकई में डिलीवर होती हैं, और ये सारी चीजें, सबसे खूबसूरत बात है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी बिल्कुल नई चीज आप लोगों के लिए लेकर आए मैग्नेट ब्रेन्स पर, जिसका जो है ई बुक्स, ई मॉड्यूल्स। जैसे आपको लगता है ना कि हम कौन सी बुक्स को फॉलो करें, हम कौन सी बुक परचेस करें, आईआईटी में अगर हमें क्रैक करना है तो किन बुक्स को हमें सॉल्व करना चाहिए, तो अब वो आपका हेडेक खत्म है, क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स की खुद की बुक्स आ चुकी हैं। ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, जो कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर में वो कोरियर के थ्रू पहुंचा दी जाएगी। तो ये पूरे तरीके से बुक्स और ई बुक्स के फॉर्मेट में आपको ये सारी चीजें मिलती है, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का कंटेंट भी अब आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल वेबसाइट पर जाओ और वेबसाइट को एक्सप्लोर करो। चले अब बात करते हैं भैया, क्या है हॉट बॉडी एंड क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, बेसिकली दोनों टर्म एक ही है। एक ब्लैक बॉडी तो एक आइडियल बॉडी होती है बेसिकली, लेकिन हॉट बॉडी का क्या कंसेप्ट है और हॉट बॉडी का रेडिएशन से क्या यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नहीं है, वो एक पार्टिकल नेचर है, एक फोटोन के रूप में एग्जिस्ट करता है, और हर फोटोन की क्या होती है, एक इंडिविजुअल एनर्जी होती है। क्या हम ये देख सकते हैं? तो उस पर अभी हम चर्चा करते हैं। कभी आपने इमेजिन किया होगा, जैसे किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करते हो, आप किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो, इट मींस यू आर इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, तो उसका रंग बदलता है, उसका कलर बदलता है जब वो हीट करता है। सपोज करो अपन ने कोई आयरन ऑब्जेक्ट ले लिया, अपन ने कोई लोहे का ऑब्जेक्ट ले लिया, एंड सडनली मैं उस आयरन ऑब्जेक्ट को हीट करने लग गया। मैं उस आयरन ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे हीट करता जा रहा हूं। जब मैं स्टार्टिंग में हीट करूंगा, सपोज करो यहां पर मेरे पास एक आयरन ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये मेरे पास एक आयरन की रॉड है, सपोज करो ये मेरे पास एक आयरन की रॉड है, और उस आयरन की रॉड को मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। यहां पर एक बर्नर से हीट कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब आयरन की रॉड को अपन हीट करेंगे तो यहां पर उसका कलर बदलेगा, यहां पर उसका कलर बदलेगा। सबसे पहले पता है वो आयरन की रॉड रेड कलर की होगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर हीट करोगे, देखते होगे आप कई बार जहां वेल्डिंग होती है वहां देखते होगे, वहां आयरन की रॉड को हीट करते हैं तो ये हिस्सा पहले लाल होता है, रेड कलर का। तो इस समय वो रेड कलर की रेडिएशंस निकाल रहा होता है, क्योंकि आपको तो जो कलर दिखाई दे रहा है, इट मींस आपकी आंखों में उस कलर की रेडिएशन पड़ रही होगी, तभी तो वो कलर दिखाई दे रहा है। क्योंकि कलर का कंसेप्ट अपन पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में देखकर आए कि दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का खुद का कोई कलर नहीं होता। वो तो सिंपल सा ये बात है कि उस सब्सटेंस जिसका तुम कलर कुछ देख पा रहे हो, उस सब्सटेंस से कौन सा कलर टकरा रहा है और टकराकर तुम्हारी आंखों पर पड़ रहा है। टकराना बोले तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में पड़ रहा है, तुम्हें उस सब्सटेंस का वही कलर नजर आएगा भाई। अगर किसी से तुम्हें टकराते हुए रेड कलर दिख रहा है तो और आंखों में पड़ रहा है, तो तुम्हें उस सब्सटेंस का रेड कलर नजर आएगा। अगर तुम्हें ऑरेंज कलर टकराते हुए आंखों में पड़ रहा है तो तुम्हें लगेगा वो सब्सटेंस ऑरेंज कलर का है। उस सब्सटेंस का असल में खुद का कोई कलर नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि वो कौन सा कलर को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब करके, मतलब रिफ्लेक्ट कर रही है और तुम्हारी आंखों तक पहुंचा रही है। ये सिर्फ इसी कंसेप्ट पर चलता है, कलर का कंसेप्ट। तो अगर अभी तुम्हें रेड कलर का रेडिएशन मिल रहा है, मतलब तुम्हारी आंखों में इस सब्सटेंस से रेड कलर की रेडिएशन आंखों में आ रही है। अब वो रेडिएशंस का वेव नेचर आ रहा है कि पार्टिकल नेचर आ रहा है, उसी के लिए टॉपिक पढ़ रहे हैं, हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो स्टार्टिंग में जैसे आपने इसको हीट करना स्टार्ट करा तो कुछ देर के बाद इसका रेड कलर होगा, थोड़ी देर के बाद ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये रेड ऑरेंज कलर का ऐसा हो जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद इट विल शो यू दी
ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर आपको दिखाई देगा। थोड़ी देर के बाद, उसके थोड़ी देर के बाद ये आपको येलो कलर का दिखाई देगा, उसके थोड़ी देर बाद ये आपको येलो कलर का दिखाई देगा। तो आपको ये लगेगा कि यार इसका तो कलर बदलता जा रहा है जैसे जैसे हीट करते जाओगे, जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाओगे, एंड अल्टीमेटली ये थोड़े टाइम के बाद आपको ब्लू कलर का नजर आएगा, ऐसा अल्टीमेटली। और ये लास्ट कलर होगा जो आपको यहां पर मिलेगा उस आयरन ऑब्जेक्ट का, बट अल्टीमेटली ये आपको किस कलर का नजर आएगा? ब्लू कलर का नजर आएगा। तो अब ऐसा क्या हुआ कि ये कलर बदल रहे हैं? अब आप इस बात को समझो पहले। इसे, ये जो कलर के रेडिएशंस होते हैं, पहले तो इस रेडिएशन को हम कहते हैं हॉट बॉडी रेडिएशन। क्यों? बिकॉज दिस वॉज अवर आयरन रॉड, दिस वॉज अवर आयरन रॉड। इस आयरन रॉड को मैं हीट करता जा रहा था, इस आयरन रॉड को मैं हीट करता जा रहा था, और जैसे जैसे मैं अगर इसको हीट कर रहा था तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था तो अलग अलग तरीके के रेडिएशंस ये एमिट आउट कर रहा था, अलग अलग तरीके के रेडिएशंस निकाल रहा था। मींस जब मैं टेम्परेचर इसको हीट करना स्टार्ट किया तो रेड कलर का रेडिएशन इसने पहले निकाला, फिर और हीट करा तो इसने ऑरेंज कलर का रेडिएशन निकाला, फिर इसको और हीट करा तो इसने येलो कलर का रेडिएशन निकाला, और लास्ट में इसने ब्लू कलर का रेडिएशन निकाला। क्योंकि जो कलर मुझे दिख रहा है मैं तो ये मानकर चलूंगा कि वो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है, वो रेडिएशन वो मेरी आंखों तक पहुंचा रहा है अपने अंदर से, तो वो रेडिएशन वो पहुंचा रहा था। अब अगर मैं ये मान लूं कि ये रेडिएशन एक वेव होती, कौन सी? कंटिन्यूअस। तो भाई कंटिन्यूअसली जो वेव होती है वो तो एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ से निकल गई तो निकल गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब अगर मैंने इसको स्टार्ट किया हीट करना, और हीट करने पर शुरुआत में मुझे रेड कलर मिला, और रेड कलर की रेडिएशन को अगर मैं एक वेव मानूं, कौन सा वेव? कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पुरानी का परसेप्शन, पुराना परसेप्शन की वो वेव है। अगर उस वेव को मानो तो पूरे जिंदगी इसको कितना भी टेम्परेचर आप हीट कर लो, इसको रेड कलर का रेडिएशन ही निकालना चाहिए था, इसको अपना कलर चेंज नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वेव कंटिन्यूअसली आ रही है तो वो कंटिन्यूअसली उसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वेव आ रही है, और उसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वेव आएगी तो वही कलर दिखाई देगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हो क्या रहा है? कलर बदल रहा है, कलर बदल रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, कलर आयरन रॉड का बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? समझेंगे मेरी इस बात को, क्यों कलर बदल रहा है। पहले इट्स ऑल स्टार्टेड विथ रेड, रेड से इट गोज टू ऑरेंज, रेड से इट गोज टू ऑरेंज, ऑरेंज से इट गोज टू येलो, एंड अल्टीमेटली इट गोज टू ब्लू, एंड अल्टीमेटली इट गोज टू ब्लू। तो ये कलर बदल रहा है। और भाई साहब अगर ऐसे कलर बदलेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो रेड कलर की रेडिएशंस निकल रही थी, मतलब पहले रेड कलर की वेव निकली, फिर वेव टूटी, फिर वेव टूटी, और टूटने के बाद ऑरेंज कलर की वेव निकली। क्योंकि अगर वेव नहीं टूटती तो भाई साहब रेड कलर की रेडिएशन ही निकलती रहती ना, और यहां से इस सब्सटेंस का रेड कलर ही दिखता रहता ना। दिखता कि नहीं दिखता? लेकिन कलर बदल रहा है, मतलब वेव टूट रही है, और वेव टूट रही है, वेव टूट रही है तो अब वो ऑरेंज कलर की हो गई। ऑरेंज के बाद फिर ये टूटेगी, और फिर टूटेगी तो ये बन जाएगी येलो कलर की, और येलो कलर के बाद ये फिर टूटेगी और अल्टीमेटली बन जाएगी ब्लू कलर की। क्या मेरी बात समझ पड़ रही है? क्या मेरी बात समझ पड़ रही है? तो ये कलर जो बदल रहे हैं, ये जो कलर बदल रहे हैं, ये बेसिकली कलर इसलिए बदल पा रहे हैं क्योंकि ये एक डिसकंटीन्यूअस वेव है। और अगर एक डिसकंटीन्यूअस वेव है तो इस डिसकंटीन्यूअस वेव को एक पार्टिकल मान सकते हो, और इस पार्टिकल को आप फोटोन कह सकते हो। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करोगे तो वो सब्सटेंस हीट करने पर अपना कलर इसलिए बदल पा रहा है क्योंकि वो रेडिएशंस अपने वेव के फॉर्म में नहीं रिलीज कर रहा, वो रेडिएशंस एक पार्टिकल के रूप में रिलीज कर रहा है। और वो पार्टिकल छोटी छोटी डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वेव से ही बना है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, और वो वेव जो होगी वो एक पार्टिकल को करस्पॉन्ड कर देगी। तो यहां पर वो रेड कलर का फोटोन निकला है। उसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर वो ऑरेंज कलर का फोटोन निकला है, तो दिस वाज ऑरेंज कलर का फोटोन यहां पर निकला है, ये दूसरा फोटोन है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर येलो कलर का फोटोन निकला है, तो ये जो फोटोन है दैट इज ऑफ येलो कलर, तो ये येलो कलर का फोटोन है।
और फिर फाइनली किसका फोटोन निकलेगा, फाइनली फिर ब्लू कलर का फोटोन निकलेगा। तो ब्लू कलर के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का फोटोन होगा वो यहां से रिलीज होगा जब हमें ब्लू कलर नजर आएगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? बस इसी थ्योरी ने सपोर्ट कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वेव होगी, वेव मतलब वेव हो सकती है लेकिन पार्टिकल तो है। हम इस बात पर गौर करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि यार ये थ्योरी ने ये प्रूफ करा कि वेव नहीं है, हम बल्कि इस बात पर एम्फेसिस करेंगे कि इस थ्योरी ने ये प्रूफ करा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी है। तो उनने ये माना कि भाई पार्टिकल नेचर भी है, क्योंकि ये कंसेप्ट वेव से समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर वेव होती मतलब कंटीन्यूअस वेव होती, एक वेव थी तो वो एक वेव ही चलती रहती, ऐसी होती तो फिर वो एक ही वेवलेंथ, एक ही फ्रीक्वेंसी मतलब एक ही कलर की होती, तो फिर वो कलर चेंज नहीं करना चाहिए था आयरन ऑब्जेक्ट को, आयरन रॉड को, जब उसको आप हीट कर रहे थे उसको एक ही कलर दिखा देना था थ्रू आउट, जितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ। बट ऐसा होता कहां है? कलर तो बदलता है ना। कलर इसलिए बदलता है क्योंकि वहां पर फोटॉन्स बदलते हैं। तो कलर क्यों बदल रहा है? क्योंकि ये फोटॉन्स बीच बीच में बदल रहे हैं। पहले रेड फोटॉन्स निकले तो रेड दिखने लगा, ऑरेंज निकले ऑरेंज दिखने लगा, येलो निकला येलो दिखने लगा, ब्लू निकला तो फिर ब्लू दिखने लगा। हमें तो जो दिखाओगे वो दिखेगा, अपन तो सीधे शरीफ आदमी लोग हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो दिखा रहे हो वो दिख रहा है। हाँ, अब लेकिन इसमें एक और बात ये है कि जैसे सपोज करो येलो कलर की इस समय ये येलो कलर दिखा रहा है, मान लो उस टेम्परेचर पे पहुंच गया है, कोई उस टेम्परेचर का कोई जोन होगा, कोई रेंज होगी कि जहां पर ये येलो रेडिएशन दिखाता है। तो ये उस टेम्परेचर जोन में पहुंच चुका है जहां पर ये क्या एमिट करेगा, येलो रेडिएशंस को अपने अंदर से एमिट करेगा। ठीक बात, येलो रेडिएशंस को एमिट करेगा। ठीक बात। अब जब येलो रेडिएशंस को ये एमिट करेगा, येलो रेडिएशंस को ये एमिट करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस समय ये येलो और रेड और ब्लू नहीं दिखा रहा होगा। मतलब ब्लू की तो चलो अपन नहीं बात कर सकते, लेकिन रेड और ऑरेंज की इसलिए बात कर सकते हैं क्योंकि ये रेडिएशन दिखाना मतलब एक हायर एनर्जी की रेडिएशन दिखाना। तो हायर रेडिएशन की एनर्जी दिखा रहा है तो मतलब लोअर एनर्जी की रेडिएशन तो दिखा ही रहा होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कोई बिल्डिंग है और तुम 9वीं मंजिल तक यहां पर पहुंच सकते हो, तुम में इतनी एनर्जी है कि तुम स्टेयर का यूज करके 9वीं मंजिल तक पहुंच सकते हो, तो तुम 5वीं मंजिल पे तो पहुंच गए होगे, क्योंकि 5वीं मंजिल के बाद ही तो 9वीं मंजिल आएगी। तो इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल हीट करने पर, आयरन रॉड के पार्टिकल मान लिया है, उसको हीट करने पर हम कह रहे हैं भैया वो अपने अंदर से येलो रेडिएशंस निकाल रहा है। तो येलो रेडिएशंस निकाल रहा है मतलब उस समय वो उससे कम एनर्जी की रेडिएशंस भी तो निकाल रहा होगा। कौन कौन सी? रेड और ऑरेंज, जो उससे कम एनर्जी की रेडिएशन से, ये भी तो निकाल रहा होगा। बिल्कुल निकाल रहा होगा। तो सर फिर हमें वो रेडिएशन क्यों नहीं दिखती? क्योंकि जो रेडिएशन की संख्या ज्यादा होगी, जो रेडिएशन के फोटॉन्स हमारी आंखों में ज्यादा मात्रा में आएंगे, हमें वही रेडिएशन तो दिखेगी। अब मान लेते हैं इसके हैं 2-3 लाख रेडिएशंस येलो के और इसके हैं 2-3 हजार दोनों के, तो फिर 2-3 हजार 2-3 लाख के सामने कहां दिखेंगे? जो 2-3 लाख रेडिएशंस होगी वो ना दिखेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो रेडिएशंस होगी वो येलो कलर की रेडिएशंस फिर हमें दिखाई देगी और येलो कलर की रेडिएशंस हमें यहां पर देखने को मिलेगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई सबको? बिल्कुल क्लियर हो गई। कोई डाउट यहां पर अपने को मन में नहीं रखना है, कोई भी चीज अपने को यहां पर नहीं रखनी है, पूरा कमेंट सेक्शन में आपको फीडबैक देना है मेरे को। तो इसका मतलब जब भी कोई एक पर्टिकुलर रेडिएशंस निकलती हैं तो उसके आसपास की एनर्जी वाली रेडिएशंस, जो से थोड़ी कम है थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा वाली भी वो जरूर निकलती हैं। इट्स जस्ट बिकॉज उस समय हमें उस आयरन ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हीट कर रहे हैं उसका सिर्फ एक कलर इसलिए दिखता है क्योंकि वो रेडिएशंस की संख्या सबसे ज्यादा होती है। वो रेडिएशंस की जो मात्रा होती है, जो कलर वो दिखा रही है स्पेसिफिकली, उसके रिलेटेड फोटॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा फोटॉन्स जो आंखों में हमारे आएंगे, हमें वही कलर नजर आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था। और जैसे जैसे टेम्परेचर बदलोगे वो ज्यादा संख्या वाले फोटॉन्स बदल जाएंगे। पहले ज्यादा संख्या वाले मान लो रेड थे तो रेड कलर का रेडिएशन ज्यादा दिख रहा था, और उसके बाद हमें ऑरेंज और येलो भी निकल रहा होगा, लेकिन उनकी संख्या कम थी तो हमने रेड कलर के रेडिएशन पर को माना कि ये इस ऑब्जेक्ट का रेड कलर है। और इवन ये तो विबग्योर है, ये तो चलो विबग्योर का पार्ट है तो दिख रहा है। कई रेडिएशन ऐसी भी निकलेंगी जो दिखाई देती नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दिखाई नहीं दे रही है तो नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है मतलब वो भी वहां पर है। भाई सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है जो तुम्हें दिखाई ना दे वो हो ना, हो भी सकता है वो। तो इसका मतलब विबग्योर से कम, अब विबग्योर से कम एनर्जी किसके पास है? तुम शुरू कर दो अपनी रेडियो वेव से।
रेडियोवेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेस। हमने यही पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जितने लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो चार्ट नहीं देखा जो मैंने बनाया था, वो चार्ट जरूर देख लो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जरूर देख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम के टॉपिक में मैंने वो पूरा आपको बताया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो वो जरूर देख लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये एक बात हो गई, और आगे बात करते हैं। तो जब हम, हाँ उसी बात पर मैं कंटिन्यू करता हूं, अभी जो मैं बोल रहा था कि जब हम कोई एक कलर देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे लोअर एनर्जी की रेडिएशन जो दिखाई नहीं देती वो होती नहीं है, वो भी इस आयरन ऑब्जेक्ट से निकलेगी। मतलब इस आयरन ऑब्जेक्ट से इंफ्रारेड भी निकलेगी, इस आयरन ऑब्जेक्ट से माइक्रोवेव भी निकलेगी। वो उसके देखने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि वो तो वैसे भी दिखाई नहीं देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निकल नहीं रही है, वो भी निकलेंगी, क्योंकि जब रेड निकल गया तो रेड से कम एनर्जी की तो निकलेंगी ना, जब येलो निकल गया तो येलो से कम एनर्जी की तो निकलेंगी ना। इट्स जस्ट बिकॉज येलो के फोटोन ज्यादा होंगे तो हमारी आंखों में येलो कलर छा जाएगा, तो हमें वो ऑब्जेक्ट उस समय येलो कलर का ही प्रतीत होगा। क्या मेरी बात संपट पड़ी? बिल्कुल पढ़नी चाहिए। क्लियर हो गया? तो इस कंसेप्ट को कहते हैं हॉट बॉडी रेडिएशन, और यह कंसेप्ट बिल्कुल सपोर्ट करता है इस बात को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक कंटीन्यूअस वेव का फॉर्म नहीं है, बल्कि एक डिसकंटीन्यूअस वेव का फॉर्म है, एक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिस पैकेट ऑफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि वो छोटी छोटी वेव से बना है, और उस डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटोन कहेंगे। So ultimately these are the photons, a particle form of electromagnetic radiation which radiates out when you heat some object or when you increase the temperature of that object, तो ये radiate out होगा। ये पूरी मैंने आपको hot body radiation समझा दिया। अभी हालांकि आगे और थ्योरी थोड़ी बहुत आएगी, ग्राफिकल वे में मैं समझाऊंगा, लेकिन मैंने एक बार में आपको पूरा हॉट बॉडी रेडिएशन समझा दिया। उम्मीद करता हूं संपट पड़ी होगी। आगे समझते हैं इसको। इन 1900 मैक्स प्लैंक was the first to give a concrete explanation for the phenomena of black body radiation। और प्लैंक साहब ने ये फिनोमेना दिया था, मैक्स प्लैंक साहब ने भी। According to the Max Planck theory, an ideal body is a perfect absorber and perfect emitter of radiation and is called a black body। black body तो देखो एक आइडियल बॉडी है जो हर तरीके की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की भी क्षमता रखती है और हर तरीके की रेडिएशंस को एमिट करने की भी क्षमता रखती है। ऐसी आइडियल बॉडी को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। और उस रेडिएशंस को जो वो रिलीज करती है अपने अंदर से, उस रेडिएशन को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। नाउ द रेडिएशन एमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बॉडी विल बी नोन एज ब्लैक बॉडी, और उससे जो रेडिएशन निकल रहा है दैट रेडिएशन विल बी रिगार्डेड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हेन सच अ बॉडी इज हीटेड इट एमिट्स रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। और जब ऐसी बॉडी को आप हीट करोगे तो वो एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट करेंगे। वाइड रेंज मतलब कभी रेड करेंगे, कभी ऑरेंज करेंगे, कभी येलो करेंगे, कभी ब्लू करेंगे, तो इस तरीके की रेडिएशंस को एमिट करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो भैया इस तरीके की रेडिएशंस को क्या करेंगे? वो एमिट करेंगे। आगे और चर्चा करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड in a furnace, it first turns to dull red and then progressively becomes more and more red as the temperature increases। सबसे पहले वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा, डल रेड मतलब एक भद्दा सा एक फेडेड रेड कलर में कन्वर्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ब्राइटनेस रेड की बढ़ती जाएगी। उसके बाद on heating further the radiation emitted becomes white and then blue as the temperature becomes very high। बीच में व्हाइट आएगा, वो ऑरेंज येलो का जो मिक्सचर बनता है वो व्हाइट कलर का एक होता है, बट वो लाइट ऑरेंज होता है बेसिकली, एंड देन ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। तो अल्टीमेटली वो किस कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा। आयरन रॉड के हीट करने की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इट मींस दैट द रेडिएशन एमिटेड गोज फ्रॉम अ लोअर फ्रीक्वेंसी टू अ हायर फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही है। लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी क्यों आते हैं? क्योंकि सबसे पहले रेड निकला, उसके बाद ऑरेंज निकला, उसके बाद येलो निकला और अल्टीमेटली ब्लू निकला। तो यहां पर क्या हो गया? इंक्रीजिंग एनर्जी या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पर रेडिएशन एमिट हो रही है। बिकॉज ये जो ऑर्डर है, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं, तो ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं तो ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ है। तो वो अलग अलग रेडिएशंस निकल रही है, और ये रेडिएशंस पैकेट के रूप में निकल रही हैं, यानी कि फोटॉन्स के रूप में निकल रही हैं। तो ये बेसिकली फोटॉन्स निकल रहा है। तो पहले बहुत सारे रेड के फोटॉन्स निकले, इस तरीके से। फिर थोड़ी देर के बाद
ऑरेंज के फोटॉन्स निकले, फिर थोड़ी देर के बाद ऑरेंज के फोटॉन्स निकले, फिर उसके बाद येलो के फोटॉन्स निकलेंगे, फिर उसके बाद येलो के फोटॉन्स निकलेंगे, और फिर लास्ट में आपके ब्लू के फोटॉन्स निकलेंगे। ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये एक एक फोटॉन है, ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स निकलेंगे, और जब जिसके फोटॉन सबसे ज्यादा निकलेंगे आपको उस समय वही कलर दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि येलो जब निकल रहा है तो ऑरेंज और रेड निकल ही नहीं रहे, उसके भी फोटॉन्स निकल रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ में जरा जरा से फोटॉन्स होंगे ऑरेंज और रेड के, तो ऑरेंज और रेड नजर नहीं आएंगे आपको। आपको वो नजर आएगा जिसकी भीड़ ज्यादा होगी। तो येलो की अगर भीड़ ज्यादा है तो येलो कलर ही नजर आएगा। संपट पड़ गई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लोअर फ्रीक्वेंसी टू अ हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं ना, तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव होंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव होंगे एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेडिएशंस विल हैव देयर the radiations will emit different photons, different energy of photons, which varies from lower frequency to higher frequency. स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, फिर आगे और चर्चा करते हैं। तो ये थ्योरी बड़ी लाजवाब है, क्योंकि इस थ्योरी ने बहुत सी चीजों को, बहुत सी अटकलों को विराम लगाया है। बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स क्रिएट होते थे कि ये EMR फाइनली क्या है, उस पर विराम लगाया है। क्योंकि अब हमने ये मान लिया कि भैया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो रेडिएशन है, वो डुअल नेचर वेव करती हैं। वो एक वेव भी है, लेकिन वो वेव कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट वेव्स हैं, डिसकंटिन्यूअस वेव्स हैं। तो वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में आ जाती हैं, जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। तो बेसिकली हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास डुअल नेचर होता है, वेव नेचर की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करती हैं। आगे और पढ़ते हैं इसी में, द रेड कलर लाइज इन द लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन व्हाइल द ब्लू कलर बिलोंग्स टू द हायर फ्रीक्वेंसी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये अभी हमने देख लिया कि जो रेड कलर है वो लोअर एनर्जी, लोअर फ्रीक्वेंसी के जोन में है, और जो ब्लू कलर है वो उसमें हायर फ्रीक्वेंसी के जोन में। क्योंकि अगर हम विबग्योर पढ़ते हैं तो विबग्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से बनता है। ये आपका बेसिकली विबग्योर हो गया। तो ये विबग्योर आपका बनता है अलग अलग कलर से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन कलर से बनता है। अब इस कलर से अगर वो विबग्योर बनता है तो बहुत सिंपल से कहने का मतलब ये है कि यहां पर रेड की वेवलेंथ सबसे कम होती है, सॉरी सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। और वैसे भी हमें पता है वेवलेंथ जब ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ the exact frequency distribution of the emitted radiation, that is intensity versus frequency curve of the radiation from a black body depends only on its temperature. तो जो इंटेंसिटी निकलेगी, जो संख्या निकलेगी उस फोटॉन्स की, वो सिंपल सी बात है रेडिएशंस पर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। जैसे अगर ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी, ऑरेंज कलर की रेडिएशंस निकल रही तो ऑरेंज कलर के कितने फोटॉन्स निकलेंगे वो उस समय के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा फोटॉन्स आपके वहां पर निकलेंगे। तो बेसिकली जो एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी, इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी जो बेसिकली होगी फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। इसलिए टेम्परेचर जब बदल रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बदल रही है। पहले रेड फोटॉन्स निकले अलग फ्रीक्वेंसी के, फिर थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर बढ़ा तो ऑरेंज वाली फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स निकले, फ्रीक्वेंसी बदल गई। फिर थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा, येलो वाली फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स निकले, और फिर फाइनली जब बहुत टेम्परेचर बढ़ गया तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन्स रिलीज हुए। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ at a given temperature the intensity of radiation emitted increases with a decrease in wavelength. Moreover, जब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाते हैं तो जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशंस की, जो इंटेंसिटी इंटेंसिफाइड, जैसे रेड है तो कितना ब्राइट रेड है, कितना चटक लाल है। चटक समझ गए ना मेरी भाषा में, मतलब एक जो होता है ना बिल्कुल जहरीला लाल, वो जहरीला लाल कितना है उसको हम बेसिकली इंटेंसिटी से डिनोट करेंगे, एंड दैट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होगी वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज होगी। मतलब रेड कलर जैसे आपका क्या है, हाई वेवलेंथ का है, तो उसकी रेडिएशन निकलेगी लेकिन कम निकलेंगी, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, मतलब वो रेड दिखेगा लेकिन उतना ब्राइट रेड नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे वेवलेंथ घटेगी लेकिन इंटेंसिटी बढ़ेगी। जैसे येलो कलर है तो येलो कलर आपको बहुत ब्राइट दिखेगा, और येलो कलर की वेवलेंथ रेड कलर की वेवलेंथ से कम होती है। तो आगे जाओगे तो वेवलेंथ घटेगी लेकिन जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, बिकॉज इट्स द फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रही है।
और वेव जो बेसिकली जो फोटॉन्स निकल रहे हैं वो हाई एनर्जी के निकल रहे हैं, तो हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स विल बी मोर इंटेंस एज कंपेयर टू लो एनर्जी फोटॉन्स। तो तुम रेड से आए ऑरेंज, ऑरेंज से आए येलो, येलो से आए ब्लू, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से ब्लू, तुमने वेवलेंथ डिक्रीज करी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, लेकिन जो चटकनेस होगी, चटकनेस समझ गए, वो जो कलर की ब्राइटनेस होगी वो बढ़ती जाएगी। वेवलेंथ कम हो रही है लेकिन कलर की ब्राइटनेस बढ़ेगी। रेड कलर उतना स्पार्कलिंग नहीं दिखेगा जितना ब्लू कलर स्पार्कलिंग दिखेगा उस केस में। तो दैट इज द इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे आप वेवलेंथ घटाते हो टेम्परेचर बढ़ाने से, आपको इंटेंसिटी जो रेडिएशंस की होती है वो बढ़ती है, वो बढ़ती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। So it reaches a maximum value at a given wavelength and then starts decreasing with further decrease in wavelength. और ये भी जो बढ़ेगा वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तक बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तक बढ़ेगा, उसके बाद एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद फर्दर डिक्रीज इन वेवलेंथ। उसके बाद फिर फर्दर तुमने वेवलेंथ बढ़ाया तो रेडिएशंस की इंटेंसिटी फिर कम होगी, और यहीं से एक कर्व बनेगा। समझेंगे समझेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखेंगे, यहां मैं लिखता हूं वेवलेंथ, यहां मैं लिखता हूं वेवलेंथ, और यहां मैं लिखता हूं इंटेंसिटी। यहां मैं लिखता हूं इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी। सो दिस इज इंटेंसिटी एंड दिस इज वेवलेंथ। ठीक है, अब समझेंगे। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी थी। ये कोई सा भी कलर हो सकता है या हो सकता है कोई कलर भी ना हो, कलर से भी नीचे की वेवलेंथ हो। नीचे की वेवलेंथ मतलब इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर तुम देखोगे तो शुरू होता है रेडियो वेव से। सबसे जो बड़ी वेवलेंथ है वो उसकी है, सबसे बड़ी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ में सबसे ज्यादा है वो। उसके बाद इंफ्रा के बाद आता है माइक्रोवेव, मतलब रेडियो वेव से शुरू होता है, सॉरी, रेडियो वेव्स के बाद आता है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद विजिबल। ठीक है, और विजिबल में भी रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है ना। विबग्योर को उल्टा बोल दो तो आपकी वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे कम होती है। ठीक है ना, तो विबग्योर बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया वेवलेंथ का, और उल्टा पढ़ लोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये मैंने पर्टिकुलर वेवलेंथ पकड़ी जिसकी ये पर्टिकुलर इंटेंसिटी थी। ये कोई सा भी कलर भी हो सकता है, और हो सकता है कलर से भी कम एनर्जेटिक वाला हो। कम एनर्जेटिक वाला ज्यादा वेवलेंथ वाला हो, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो ज्यादा वेवलेंथ वाला होगा, इसलिए मैंने वेवलेंथ सबसे हाईयर साइड बनाया। अब हम क्या करेंगे, यहां से वेवलेंथ कम करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी, पीक वैल्यू पर पहुंच गई। अब तुमने इसके बाद फिर वेवलेंथ और कम करी तो अब इंटेंसिटी फिर कम हो जाएगी। पीक वैल्यू को टच करने के बाद अब इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये पीक वैल्यू को टच करने के बाद इंटेंसिटी कम हो गई। कुछ समझ में आया? इंटेंसिटी पहले वेवलेंथ थी, कुछ इंटेंसिटी कम थी, जैसे जैसे वेवलेंथ कम करी, वेवलेंथ कम करना मतलब एक्स एक्सिस को कम कर रहे हो, पीछे आ रहे हो आप, इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ गई, पीक पॉइंट पर पहुंच गई, और पीक पॉइंट पर पहुंच गई तो फिर आपकी यहां पर दूसरी इंटेंसिटी कम हो गई। फर्दर जब वेवलेंथ कम हुई तो इंटेंसिटी और कम हो गई। अब इस ग्राफ को बहुत डिटेल में समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो इस ग्राफ से पूरी तरीके से आपके मन में बिठा दूंगा, आपके दिमाग में बिठा दूंगा जो मैं समझाना चाहता हूं। क्या समझाना चाहता हूं, सुनना। मुझे वो आयरन ऑब्जेक्ट जिसको मैं हीट कर रहा हूं, इस समय मुझे वो रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो पता है रेड कलर का दिख रहा है, एंड सपोज T1 टेम्परेचर पे दिख रहा है, T1 टेम्परेचर पे दिख रहा है। तो पता है आपको T1 टेम्परेचर क्या है? यहां T1 टेम्परेचर होगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो रेड कलर वाली होगी, ये, क्योंकि मुझे रेड वाली इंटेंसिटी सबसे ज्यादा दिख रही है, और ये T1 टेम्परेचर पर होगा, ये T1 टेम्परेचर पर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब यह हो गया कि सबसे ज्यादा जो फोटॉन्स हैं, क्योंकि इस कर्व के अंदर जो एरिया है दैट विल डिनोट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये जो कर्व है, ये आपको जो कर्व दिख रहा है, इस कर्व के अंदर जो एरिया आ गया
दैट विल डिनोट द नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटिंग आउट। जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है जो उस ऑब्जेक्ट जिसको आप हीट कर रहे हो, यहां पर मैंने आयरन रॉड ले ली है, तो उसके अंदर से जितने भी फोटॉन्स रिलीज कर रहे हैं वो नंबर ऑफ फोटॉन्स इस एरिया के अंदर है। अब उसमें भी वो फोटॉन जो रेड कलर को करस्पॉन्ड करते हैं, वो फोटॉन जिनकी फ्रीक्वेंसी रेड कलर को करस्पॉन्ड करती है, जिनकी वेवलेंथ रेड कलर को करस्पॉन्ड करती है, जिनकी एनर्जी रेड कलर को करस्पॉन्ड करती है, उन फोटॉन्स की संख्या अभी पीक है। पीक है मतलब मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। इसका मतलब यह नहीं है कि ऑरेंज वाले रेडिएशंस नहीं निकल रहे, क्योंकि रेड के बाद जो कलर आएगा दैट विल बी ऑरेंज। इसका मतलब यह नहीं है कि येलो वाले फोटॉन्स नहीं निकल रहे, क्योंकि ऑरेंज के बाद जो कलर आएगा वो येलो। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लू कलर के फोटॉन्स नहीं निकल रहे, क्योंकि येलो के बाद जो आएगा वो ब्लू कलर। तो इसका मतलब यह नहीं कि ये फोटॉन्स नहीं निकलेंगे, ये फोटॉन्स भी रेडिएट आउट होंगे, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा फोटॉन्स रेड के हैं, क्योंकि जो पीक बना है वो रेड का बना है, तो पीक रेड का बनने के बाद आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि फोटॉन्स रेड के ही दिखेंगे, तो आपको वो ऑब्जेक्ट रेड कलर का दिखाई देने लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको जो वो ऑब्जेक्ट है वो रेड कलर का दिखाई देने लगेगा T1 टेम्परेचर पे, क्योंकि रेड कलर के फोटॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा है। रेड कलर की इसलिए इंटेंसिटी आपको सबसे ज्यादा दिखेगी। क्या मेरी बात संपट पड़ी? ये बहुत डिटेल में मैंने समझाया, जो समझाया अभी, कि रेड कलर को आपको क्यों दिखाई देगा, क्योंकि रेड कलर के करस्पॉन्ड जो रेडिएशन होगी वो रेडिएशन ही आपको उस समय नजर आएगी, क्योंकि रेड के करस्पॉन्डिंग जो फोटॉन्स की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय ऑरेंज के नहीं निकल रहे, येलो के नहीं निकल रहे, ब्लू के नहीं निकल रहे, सबके निकल रहे हैं, लेकिन रेड के सबसे ज्यादा है, इसलिए आपको रेड ही नजर आएगा, और इसलिए आप कहोगे रेड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो दिस विल बी हैविंग द रेड कलर जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन मान लो फिर मैंने टेम्परेचर बदल दिया, मैंने टेम्परेचर बदल दिया। अब अगर टेम्परेचर मैंने बदला तो अब तुम समझना, ये पीक अलग बनेगा, ये पीक अलग बनेगा, ध्यान से सुनेंगे, ये पीक अलग बनेगा, और जो पीक बनेगा वो अब बनेगा किस पर? सपोज करो येलो पर, सपोज करो येलो पर बनेगा, तो अब पीक बदल जाएगा। अब जो पीक होगा वो येलो पर बदलेगा। अब येलो पर बदलेगा मतलब थोड़ा सा ग्राफ इस साइड आएगा, इस साइड आएगा। तो हम यहां से शुरू करेंगे ग्राफ को, हम यहां से शुरू करेंगे ग्राफ को, और अब हम पीक बदल देंगे। ये देखो, अब पीक मेरा देखो तो अब येलो कलर के करस्पॉन्ड है, क्योंकि ये तो वेवलेंथ तो बदलेगी नहीं, वेवलेंथ तो वहीं रहेगी। अब येलो पर मुझे पीक बनाना है, तो ये येलो पर पीक बन गया, ये देखो येलो पर पीक बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये येलो पर अब हमारा क्या बन जाएगा? पीक बन जाएगा। ये ऐसा होना चाहिए ग्राफ, येलो पर मेरा पीक बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ दिस इज सम अदर टेम्परेचर से T2, और अब जो मैक्सिमम मेरे को दिख रहा है पीक, वो येलो के करस्पॉन्ड दिख रहा है, येलो की हाइट सबसे ज्यादा दिख रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि ऑरेंज की कोई हाइट नहीं है, ऑरेंज की हाइट है। इसका मतलब यह नहीं कि रेड की कोई हाइट नहीं है, भाई साहब रेड की भी हाइट है, ये रेड की भी हाइट है, लेकिन इस समय जो करस्पॉन्डिंग और येलो है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। समझ पा रहे हो? एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया व्हाइट वाला, जिसमें रेड की पीक थी, यहां पर पीक पॉइंट कौन सा था? यहां पर पीक पॉइंट रेड का था। और फिर मैंने एक और ग्राफ बनाया इस कलर से, लेमन कलर से, जिसमें मैंने ये जो पीक बनाया है, अब वो पीक मैंने येलो का बनाया है, तो ये येलो का है, तो रेड साइड में आ गया, रेड इस साइड में आ गया, यहां कहीं ऑरेंज आ गया, तो अब ऑरेंज और रेड की जो हाइट है वो कम हो गई, किसके मुकाबले? येलो। तो अब मुझे वो कलर, वो जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो येलो कलर का नजर आएगा भाई। अब मुझे वो T2 टेम्परेचर पे येलो कलर का, क्यों येलो कलर का? क्योंकि उस समय येलो के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो वाले फोटॉन्स वो रेडिएट कर रहा है, कर तो वो ऑरेंज के भी रहा है, रेड के भी कर रहा है, और ब्लू के भी कर रहा है, इधर हायर एनर्जी के भी कर रहा है, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो मुझे कम संख्या वाले फोटॉन्स कभी नहीं दिखेंगे भीड़ में, मुझे जिन फोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी
जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी मुझे वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन्स दिखेंगे। तो पहले T1 पर रेड दिख रहा था तो रेड कलर मान लिया था, T2 पर येलो दिख रहा है तो येलो कलर मान लिया। समझ में आया ये ग्राफ? ये इंपॉर्टेंट कर्व्स होते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन और वी कॉल्ड इट एज हॉट बॉडी रेडिएशन। उम्मीद करता हूं ये ग्राफ से पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ के करस्पॉन्ड फोटॉन्स जो हैं वो रेडिएट आउट हो रहे हैं, वो करस्पॉन्ड फोटॉन्स रेडिएट आउट हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे को यह मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एक पार्टिकल नेचर भी होता है, एक डिस्क्रीट पैकेट का फॉर्म भी होता है और उस हर डिस्क्रीट पैकेट को हम एक करस्पॉन्ड एनर्जी देते हैं। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो इस बात का, क्योंकि यहां पर हमने पूरा ग्राफ समझा है बहुत डिटेल में। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ओके, तो लेट्स मूव अहेड नाउ। आगे चलते हैं। ये देखो ये कर्व अभी मैंने बताया तुमको, दो कर्व बनाए, एक T1 पर एक T2 पर। पीक बदल गया। देखो पहले ये रेड का पीक था, ये देख लो, यहां पर बता देता मैं। ये देखो ये कर्व था, ये देखो पहले T1 पर था तो मान लेते ये रेड का पीक था। अब देखो पीक इधर आ गया, ये पीक आ गया, पीक पॉइंट समझ गए ना, टॉप मोस्ट पॉइंट उस कर्व का ये आ गया। तो पता है ये येलो का है, ये येलो का है, इसमें बीच में कहीं ऑरेंज होगा, लेकिन ये रेड हो गया। समझ में आया? अब ये येलो हो गया, ऐसे आ रहा है वॉयलेट, सॉरी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज। तो ये अब आपको येलो दिख रहा है, ये अब आपको येलो दिख रहा है। तो येलो के करस्पॉन्डिंग फोटॉन ज्यादा है ना, इतने फोटॉन्स हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एरिया है वो फोटॉन्स बताएगा। और यहां पर रेड के करस्पॉन्डिंग फोटॉन ज्यादा थे, तो उस समय मुझे रेड कलर दिख रहा था। तो इसलिए यह बताया गया कि पहले रेड कलर के रेडिएशंस निकल रहे थे, फोटॉन्स निकल रहे थे, और बाद में जब टेम्परेचर बढ़ाया तो फोटॉन्स बदल गए, अलग फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स निकलने लगे। और कौन सी फ्रीक्वेंसी के? येलो कलर की फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स यहां पर निकलने लगे। तो येलो कलर की फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स रिलीज होने लगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ सबसे अच्छा है। और देखो T2 इज मोर देन T1, इट शुड बी, बिकॉज T1 पर मैंने रेड बनाया और T2 पर हमने येलो बनाया। तो रेड के बाद ही येलो आता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो T1 कम होना चाहिए, T2 ज्यादा होना चाहिए। इसको देखेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। आगे देखते हैं। So the above experimental results cannot be explained satisfactorily basis on the wave theory of light. तो इसलिए आप इसको वेव थ्योरी से नहीं मान सकते। वेव थ्योरी क्या? कंटिन्यूअस वेव वाली थ्योरी, उससे नहीं साबित कर सकते। In 1900 Max Planck provided an explanation for this behavior. He said that atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities. Discrete. It cannot रेडिएट एनर्जी इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस होता तो एक ही कलर जीवन भर दिखता, रेड निकल गया तो रेड ही निकलती पूरी वेव। वो जादूगर दिखाता है ना, आपके जेब से रुमाल निकलता हुआ तो वो लगातार जैसे निकलता है तो वो रुमाल ही निकलते हैं सारे। समझ में आ रही है? बीच में कुछ और वो टूटती नहीं है चेन, तो वो चेन नहीं टूटेगी तो वो एक ही कलर दिखता रहेगा। चेन टूटनी जरूरी है, तभी तो कलर बदल रहा है वहां पर, तो वो कलर इसलिए बदलेगा। एंड नॉट इन एन आर्बिटरी अमाउंट और इन अ कंटिन्यूअस मैनर एज वाज बिलीव्ड टिल देन। तो इट इज नॉट इन अ कंटिन्यूअस मैनर। जब जो वो माना गया था 1900 तक, उसको उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि उसमें लाइट में वही नेचर हो, वेव नेचर, बल्कि वो डिस्क्रीट पार्टिकल के फॉर्म में आती है, और ये उसका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है। Planck gave the name quantum to the smallest quantity of energy and that can be committed or absorbed in the form of electromagnetic radiation. तो उसको क्वांटम बोला गया और उस क्वांटम की एक एनर्जी बोली गई, जो एनर्जी बताई गई थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यू से, यानी कि फ्रीक्वेंसी जिस डिस्क्रीट वेव से वो बना है उसकी फ्रीक्वेंसी से। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करेंगे तो h करके हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा एंड दैट बिकम्स h न्यू, वेयर h विल बी नथिंग बट नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो h को हम कुछ नहीं क्या मान लेंगे, एक तरीके का प्लैंक्स कांस्टेंट। तो दिस h विल बी ट्रीटेड एज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो E will be equal to h nu और h will be known as Planck's constant. In that case it will be known as Planck's constant. Clear हो गया? Planck's constant की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, which is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second. Joule second will be the unit
ठीक है ना। क्यों जूल सेकेंड, जूल बेसिकली सेकेंड, क्यों? क्योंकि यहां पर E इक्वल्स टू एच न्यू है। तो यूनिट के लिए भी चर्चा कर लेते हैं। अगर E इक्वल टू एच न्यू है तो यहां से H क्या हो जाएगा? E अपॉन न्यू, E अपॉन न्यू। अब E इज नथिंग बट जूल, E मतलब एनर्जी होती है और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो इट विल बी जूल अपॉन न्यू, अपॉन न्यू इज सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो इट विल बी जूल अपॉन सेकेंड इनवर्स। अपॉन सेकेंड इनवर्स है तो ऊपर ले जाओ तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो इट विल बिकम जूल सेकेंड, इट विल बिकम जूल सेकेंड। हालांकि हमने ऑलरेडी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में डिस्कस कर लिया है, बट दिस विल बी नोन एज जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। इसलिए ये जूल सेकेंड इसकी यूनिट आई है एंड द वैल्यू इज 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। दिस विल बी इन जूल सेकेंड। और H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्योंकि प्लैंक साहब, मैक्स प्लैंक साहब ने दिया था तो उन्हीं के नाम पर ये नामकरण कर दिया गया इस कांस्टेंट का, प्लैंक्स कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो मैक्स प्लैंक की थ्योरी समझ में आई? मतलब प्लैंक साहब का एक ही उद्देश्य था ये प्रूफ करना हर हाल में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एनर्जेटिक फोटोन नाम के पार्टिकल के रूप में एग्जिस्ट करता है और उसी रूप में रेडिएट होती है एनर्जी। वेव का कुछ कंसेप्ट नहीं है। हालांकि वेव भी होता है, हम ये भी मानते हैं, क्योंकि हमने सम्मान दोनों को दिया, मैक्सवेल साहब को भी दिया और मैक्स प्लैंक की थ्योरी को भी दिया, दोनों को हमने बराबर सम्मान दिया। नाउ so the energy of a quantum of radiation is proportional to its frequency। अभी मैंने डिस्कस किया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये देख लो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या फिर आप ये भी कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्योंकि हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से इनवर्सली होती है, प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इज एक्सप्रेस्ड एज E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, और हमें पता है कि न्यू को हम सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, और फिर एच सी इंटू वेव नंबर भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास E इक्वल टू एच न्यू तो बेसिक फॉर्मूला है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है। फिर E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा आप कर लो, एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू को आप क्या लिख सकते हो? न्यू विल बी इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सिंस न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो ये न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा हो गया, तो एच सी बाय लैम्डा। और आपको पता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर, तो इट बिकम्स एच सी इंटू वी बार, एच सी इंटू वी बार। तो ये हो गया आपके पास क्या? वी बार इज नथिंग बट योर वेव नंबर। तो ये हो गया आपका वी बार विच इज नथिंग बट योर वेव नंबर। तो ये वेव नंबर हो गया। तो सिंपल शब्दों में अगर देखें तो ये एनर्जी का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये है आपके पास इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, और ये आपके पास है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो बेसिकली दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, एच सी इंटू वी बार। तो ये आपके पास बेसिक आते हैं, और ये सब चीजें जो होती है वो एनर्जी के रिस्पेक्ट में होती है। तो ये एनर्जी की इक्वेशन है जो फोटोन की एनर्जी है। फोटोन मतलब वही क्वांटम ऑफ पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल, वो जो एक पार्टिकल है ना जिसमें छोटी छोटी वेव्स है, वो एक पार्टिकल आपका एक फोटोन होगा। फोटोन इसलिए क्योंकि लाइट रेडिएशंस की अपन बात करते हैं, नहीं तो सिंपल उसको क्वांटम भी कह सकते हैं। क्वांटम मतलब एक पार्टिकल, क्वांटम मतलब बहुत सारे पार्टिकल, और अगर लाइट के हैं वो पार्टिकल तो उन्हें फोटोन भी कहते हैं। तो ये फोटोन से जुड़ी हुई एनर्जी है। ठीक है, सो दिस इज न्यू बार विच इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, दिस इज न्यू विच इज वेव, विच इज, अच्छा न्यू बार यहां पर गलत लिख दिया, इट शुड बी न्यू ओनली। ठीक है, यहां मैं करेक्ट कर देता हूं, इट शुड बी न्यू, और ये न्यू बार होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, चले यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका न्यू विच इज फ्रीक्वेंसी, ये वी बार, न्यू बार नहीं बोलना चाहिए बल्कि वी बार बोलना चाहिए, विच इज वेव नंबर, लैम्डा इज वेवलेंथ एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और ये आपका कांस्टेंट होगा क्योंकि ये वैल्यू होती है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास होती है सी की वैल्यू विच इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यूज आपको देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लैक बॉडी एंड हॉट बॉडी रेडिएशन। इसको जनरली एक ही टर्म में लेकर चलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हालांकि कंसेप्ट हॉट बॉडी से जुड़ा हुआ है,
लेकिन ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है जो हर तरीके के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और हर तरीके के रेडिएशंस को एमिट भी करती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे स्पॉट का भी, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बात करेंगे फिर। तो ये बेसिकली एनर्जी के इक्वेशंस थे भाई, जो बेसिकली हमने फोटॉन्स की एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखे थे, जो हमने फोटॉन्स की एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखे थे, ये सभी वो एनर्जी के इक्वेशन थे। लेट्स मूव अहेड नाउ मूविंग अहेड, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट H इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है H विच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, चर्चा कर चुके हैं इसकी, एंड हैज द वैल्यू 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। यहां लिखी थी मैंने वैल्यू 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। बाकायदा हमने यूनिट भी बताई है कैसे निकली है वो। एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी energy is always emitted in integral multiples of h nu. Energy will always be radiated out in the form of integral multiples of h nu. मतलब एनर्जी या तो h nu निकलेगी या h nu के इंटीग्रल मल्टीपल्स में निकलेगी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल मल्टीपल्स? क्योंकि देखो, या तो कभी एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट से निकल रही है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे अगर एनर्जी एमिट आउट हो रही है तो वो एनर्जी जो है वो एक फोटोन, ये फोटोन, दूसरा तीसरा फोटोन, ये फोटोन, ये फोटोन, फोटोन के रूप में हो रही है। ठीक है, छोटी छोटी डिस्क्रीट वेव्स है जो फोटोन बना रही है। तो इस फोटोन की एनर्जी है h न्यू। तो अब ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में ये फोटॉन्स की एनर्जी निकलेगी, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स में। तो यहां पर मान लो n पार्टिकल्स हैं, तो n पार्टिकल्स है तो टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी वो NH न्यू होगी, और ये हमेशा टोटल एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी, दिस विल बी टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी, तो ये टोटल एनर्जी होगी NH न्यू के बराबर। दिस विल बिकम द टोटल एनर्जी NH न्यू के बराबर। सो दिस बिकम्स द टोटल एनर्जी विच इज NH न्यू। क्योंकि या तो h न्यू के बराबर एनर्जी होगी, या फिर h न्यू का डबल होगी, या h न्यू का ट्रिपल होगी, या h न्यू का 4 गुना होगी, या 10 गुना होगी। हमेशा जो भी होगी वो इंटीग्रल टाइम्स ही होगी, क्योंकि जो पैकेट्स निकलेंगे फोटॉन्स वो पूरे होल नंबर में निकलेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 फोटोन निकल गया, कभी 3.5 फोटोन निकल गए, 4.25 फोटोन निकल गए, 5.7 फोटॉन्स निकल गए, 6.3 फोटॉन्स निकल गए, ऐसा नहीं होगा। फोटोन या तो 5 निकलेंगे या 6 निकलेंगे या 7 निकलेंगे, होल नंबर में निकलेंगे। तो फिर जो एनर्जी भी होगी वो एनर्जी भी किस में आएगी, होल नंबर के टर्म्स में आएगी। h न्यू जो एनर्जी आएगी वो होल नंबर के टर्म्स में आएगी, और होल नंबर मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, तो n विल बिकम इट्स इंटीग्रल मल्टीपल। सो दिस n विल बी कंसीडर्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये जो n हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इट बिकम्स योर इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये n इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, दिस बिकम्स एन इंटीग्रल मल्टीपल। तो n की वैल्यू आपको इंटीग्रल मल्टीपल पे मिलेगी, एंड देयर आफ्टर इट बिकम्स द टोटल एनर्जी जो उस ऑब्जेक्ट से रेडिएट हो रही है। अच्छा, एक और बात, हम हमेशा रेडिएशन की बात करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार सब्सटेंस कोई एनर्जी को रेडिएट ही करे, वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। एमिट ना करते हुए कोई सब्सटेंस होता है जो उस पर्टिकुलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो ये दोनों पर लागू होगा। मतलब सिर्फ हम रेडिएशन बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एनर्जी रेडिएट आउट होगी, वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है, तब भी फंडे सेम रहेंगे, फिनोमेना सेम रहेगा, चाहे वो एनर्जी का फॉर्मूला हो, चाहे वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो, वो सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इट विल बिकम h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू एटसेट्रा एंड सो ऑन। सो इट विल ऑलवेज बी इन इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स। Planck, however, could not explain why energies should be quantized in this manner. अब ये एक्सप्लेनेशन प्लैंक ने नहीं दिया कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्यों हो रहा है। ये इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड क्वांटाइजेशन? अगर कोई वैल्यू किसी का इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही ऑब्टेन्ड हो, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे मान लो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं बैंक में गया, बैंक से मेरे को कुछ करेंसीज लेकर आनी थी, तो मैंने कुछ करेंसी वहां से उठाई और सारे नोट मेरे को 100 रुपए के दिए गए, मतलब 100 रुपीज के डिनोमिनेशंस थे सारे, और मुझे वो करेंसी अच्छी खासी दे दी, 1-2 गड्डी ले आया। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं, लेकिन मैं वो गड्डी ले आया 100 रुपए। अब मुझे मेरा फ्रेंड मिला रास्ते में और उसने कहा कि यार भाई मुझे 600 रुपए दे दे, तो मैंने उसको 100 के 6 नोट गिने और दे दिए। उसने कहा यार एक काम कर, मुझे 800 रुपए दे दे,
कोई दूसरा बंदा था, उसने कहा मुझे 800 रुपए दे दे, तो मैंने उसको 100 के 8 नोट दे दिए। कोई और तीसरा बंदा मिला मेरा फ्रेंड, उसने कहा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं साईं बाबा हूं और मैं दया भावना और दान पुण्य का काम कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, हो सकता है मैंने उनसे ले रखे हो पहले के, ये भी हो सकता है। बट कोई एक और फ्रेंड मिला, उसने कहा मुझे 1500 रुपए दे दे, तो मैंने 100 के 15 नोट गिने और दे दिए। लेकिन इस बीच में एक और दोस्त आ गया, वो मुझसे कहता है यार मुझे 850 रुपए दे दे, 850। अब मैं उस कंफ्यूज हो गया, यार मैं इसको 850 कैसे दूं, क्योंकि मेरे पास जो डिनोमिनेशन है वो 100 के हैं और उसके पास भी सारे डिनोमिनेशन 100 में ही है। तो अब मैं उसको 850 नहीं दे सकता, या तो मैं उसे 800 दे सकता हूं तो 8 नोट गिन के दे दूंगा, या फिर 900 दे सकता हूं तो 9 नोट गिन के दे दूंगा। ये बीच का फंडा नहीं हो सकता कि 100 का नोट क्या फाड़ कर दे दूं उसको, क्या आधा तू रख ले आधा मैं रख लूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये हो गया मेरे करेंसी का क्वांटाइजेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कि मेरे पास जो करेंसी थी, मेरे पास जो डिनोमिनेशंस थे, जो करेंसी के नोट्स थे, उनका जो डिनोमिनेशन था 100 रुपए, उसका क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू, और हमेशा एनर्जी क्वांटाइज्ड रहेगी। हमेशा प्लैंक ने यह बताया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होगी। एक्सप्लेन उनने नहीं करा क्या क्यों होगी, वो नहीं बताया, लेकिन क्वांटाइजेशन जो था, ये प्लैंक का एक आइडिया था कि यार एनर्जी क्वांटाइज्ड होनी चाहिए। सो क्वांटाइजेशन मींस, लिख देते हैं यहां पर, क्वांटाइजेशन मींस, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? इट मींस द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू। It denotes integral multiple of specific value। कोई भी specific value होगी उसका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल आपको देखने को मिलेगा। सो दैट बिकम्स इट्स इंटीग्रल मल्टीपल। तो इंटीग्रल मल्टीपल देखने को मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, ठीक है। So it should be quantized in this manner. However, with this assumption, Planck could explain the distribution of intensity in radiation from a black body as a function of frequency or wavelength at different temperatures. और इसी assumption से उन्होंने intensity को बता दिया था कि it depends only on temperature and it is a function of frequency and wavelength at different temperatures. तो जो intensity होगी वो frequency और wavelength पे depend करेगी उस particular temperature पे। Temperature बदल दिया तो intensity बदल जाएगी, लेकिन एक particular temperature अगर है तो फिर वो फंक्शन बनेगी किसका, वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी का। वेवलेंथ जहां भी आता है वहां फ्रीक्वेंसी साथ में आ ही जाता है, बात एक ही है क्योंकि इंटर रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है ना। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पर भी जिक्र किया था कि वेवलेंथ अगर बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी उसकी छोटी होगी, कम होगी, क्योंकि बड़ी वेव को एक पॉइंट से पास होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसी 1 सेकेंड में कम वेव पास होंगी जो बड़ी वेव्स हैं, वेवलेंथ जिनकी बड़ी है। कंसेप्ट क्लियर, डन एकदम। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे यहां पर, पूरे तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है हॉट बॉडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, और ये ऐसे टॉपिक्स है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और आते हैं एग्जाम में भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले पार्ट पे, लेट्स मूव अहेड नाउ। ये देखो कुछ इस तरीके से, मैं बार बार यही रेडिएशंस आपको दिखा रहा हूं, आपको बनाकर दे रहा हूं कुछ इस तरीके से। ये आपकी कोई बॉडी है, जनरली ये ब्लैक बॉडी है जो हर तरीके के रेडिएशंस निकाल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये रेडिएशंस ये इस फोटॉन्स के फॉर्म में निकाल रही है, ये फोटॉन्स इस तरीके से फोटॉन्स के फॉर्मेट में निकाल रही है। तो ये फोटॉन्स के फॉर्मेट में निकाल रही है। जैसे ये एक फोटॉन हो गया, ठीक है ना, इसके अंदर एक वेव है, लेकिन ये एक क्वांटाइज्ड पार्टिकल है, एक डिस्क्रीट एनर्जी पार्टिकल है। तो ये एक फोटॉन हो गया, इसकी अपनी एनर्जी है, इसकी एनर्जी है h न्यू। न्यू विल बी द फ्रीक्वेंसी, जो इस वेव के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पर डिपेंड करेगा, बट दिस इज h न्यू। ये भी वही है तो ये भी h न्यू हो गया, ये भी वही है तो ये भी h न्यू हो गया। ये सब आपकी क्या हो गई, ये फोटॉन्स हो गए। तो दीज आर योर नथिंग बट योर फोटॉन्स, ये आपके फोटॉन्स हो गए। दीज आर फोटॉन्स, दीज आर फोटॉन्स, दीज आर फोटॉन्स। तो फोटॉन्स निकल रहे हैं, और जितने फोटॉन्स होंगे हर एक पैकेट कंप्लीट पैकेट होगा, एक कंप्लीट पैकेट माना जाएगा। तो टोटल एनर्जी उस पैकेट की एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल्स में निकाली जाएगी। जो टोटल एनर्जी निकलेगी वो उस पैकेट के इंटीग्रल मल्टीपल्स में निकाली जाएगी। तो ये आपको यहां पर इस तरीके से रेडिएशन मिलेगा। और कुछ मत करो, ऐसे निकल रही है तो रेडिएशंस हो गई जो एमिट हो रही है, ऐसे एरो कर दो सबके इस तरफ तो ये एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब सबके एरो पलट दो तो ये वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेंगी। फंडा एक ही रहेगा, बस एमिशन में बाहर निकलेंगी, एब्जॉर्प्शन में अंदर आएंगी, बस इतना अंतर रहेगा। बाकी सब कुछ एनर्जी की बात हो या किसी भी चीज की बात हो, ये सब कुछ सेम होगा। इस इमेज का जरूर स्क्रीनशॉट लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इमेज का जरूर स्क्रीनशॉट लें क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे बात करते हैं।
ओके चले आगे चले, लेट्स मूव अहेड नाउ। सो यहां पर अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक थॉरोली पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस भी अपन आदत डालेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में आप उनका आंसर दोगे तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फिलहाल कराता हूं। ये क्वेश्चन मैं कराता हूं, एज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन डिक्रीजेस, जैसे जैसे वेवलेंथ रेडिएशन की डिक्रीज होगी, द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होगी, जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंक्रीजेस, क्योंकि हमने बात करी थी जब स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो रेड कलर की वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग लाइट निकलती है, रेड कलर की वेवलेंथ, लेकिन वो डल रेड होता है। डल रेड मतलब भद्दा, एकदम फेडेड रेड टाइप का, फेडेड रेड होता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेड से वेवलेंथ कम होती है, ऑरेंज होती है और कम होती है, येलो होती है और कम होती है, ब्लू होती है, कम होती है वेवलेंथ, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर चटकनेस बढ़ती है। चटकनेस में समझ गए ना, मैं मेरा ये दिया गया शब्द है चटकनेस, मुझे भी नहीं पता क्या कैसे बन गया ये, बट चटकनेस, चटकनेस मतलब चटक रंग जो होता है ना, एकदम जो आंखों को चुभता है, वो जहरीला रंग टाइप का जो होता है ना, वो चटकनेस जो होती है वो बढ़ती है कलर्स में। तो ब्लू कलर चटक होगा एज कंपेयर टू रेड कलर, तो इंटेंसिटी विल इंक्रीज, इंटेंसिटी विल इंक्रीज, तो इट विल इंक्रीजेस। ये वाला पार्ट मेन हो गया, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे और चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द रेडिएशंस एमिटेड बाय हॉट बॉडीज आर कॉल्ड एज, जो रेडिएशंस एमिट करेंगे हॉट बॉडी, जो रेडिएशंस एमिट आउट होंगी उन रेडिएशंस को क्या बोला जाएगा बेसिकली। इट्स अ ब्लैक बॉडी और हॉट बॉडी रेडिएशन, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, सो दे आर कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी और हॉट बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी हालांकि एक आइडियल बॉडी होती है, लेकिन वो जो रेडिएशंस निकाले उस रेडिएशन को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। हॉट बॉडी रेडिएशन जिसको बेसिकली बोल सकते हैं, ठीक है। और जनरली जो रेडिएशंस हम देखते हैं हॉट बॉडीज के, वो विजिबल रीजन में भी वैसे होते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा और वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाएगा। स्क्रीनशॉट लें एक बार, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। तो ये था दूसरा क्वेश्चन भाई। थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन है, 2 आपके लिए, तीसरा क्वेश्चन मेरे लिए आखिरी। एन आयरन रॉड इज हीटेड, द कलर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर नोटेड। आपने आयरन रॉड को हीट करा और आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग कलर मिला था, याद है। सबसे पहले आपको रेड मिला था, फिर ऑरेंज, फिर येलो और फिर ब्लू, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स शोज दैट द आयरन रॉड इज एट लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब कौन सा कलर इनमें से ये बताएगा कि आयरन रॉड इस समय बहुत सबसे कम टेम्परेचर पे, लोएस्ट टेम्परेचर पे। रेड, ऑरेंज, व्हाइट की ब्लू, अरे भैया रेड, रेड पर तो लोएस्ट है ना, क्योंकि सबसे पहले यही कलर दिखता है, तो रेड पर हमें सबसे पहले लोएस्ट कलर मिलता है, तो ऑप्शन यही बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज रेड। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जब सबसे पहले हम हीट करते हैं तो सबसे पहले उसका कलर होता है रेड, रेड के बाद उसका बाद आता है उसका ऑरेंज कलर, ऑरेंज के बाद येलो कलर, ऑरेंज के बाद येलो कलर, येलो कलर के बाद फाइनली आपका ब्लू कलर। तो फाइनली उसके बाद आपका जो कलर होता है वो होता है कौन सा, ब्लू कलर। तो यहां से अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहां से अगर आप देखोगे तो दिस विल बी इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो यहां से आप देखोगे इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि यहां से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर हो गया। तो ये आपका होगा लोएस्ट टेम्परेचर पे, हालांकि ये लोएस्ट भी बहुत हाईएस्ट रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन छू लें इसको। आयरन रॉड जब एकदम लाल रहती है तब बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, लेकिन रिलेटिवली उसके आगे जो कलर मिलेंगे उसके मुकाबले रेड कलर पे वो टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर होगा। तो ये लोएस्ट टेम्परेचर हो गया और ये वाला आपका हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया। तो ये लोएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर का फंडा है। क्लियर हो गया, लोएस्ट और हाईएस्ट का, ठीक है। तो ये आपका रेड कलर होगा, बिल्कुल सटीक आंसर है। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, इसका पूरे तरीके से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं इसकी और। ओके, अब यहां पर ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसका मेरे को आपको कमेंट में आंसर करना है, और यकीन मानना मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं अपने हर वीडियो का। मैं जब भी फ्री टाइम पे रहता हूं मैं अपने वीडियो के कमेंट जरूर पढ़ता हूं, तो मैं सबसे उम्मीद करता हूं सब लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। अ ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस, इट मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशंस।
ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। ब्लैक बॉडी में माना जाता है कि परफेक्ट एब्जॉर्बर है रेडिएशन का, लेकिन परफेक्ट एमिटर होगी, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्या ऐसा है? ट्रू है, अगर ऐसा है तो, नहीं है तो फिर फॉल्स है। तो आपको बताना है क्या आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका और आंसर मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में। एक और क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फ्रॉम द फिगर व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। आपके सामने अलग अलग रिलेशन दिया हुआ है वेवलेंथ और इंटेंसिटी का, वेवलेंथ और इंटेंसिटी का रिलेशन दिया हुआ है। आपको T1, T2, T3 का रिलेशन बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर आप रख लो और ऑप्शन में मैच करो और मुझे T1, T2, T3 का बताओ। ये डायग्राम मैंने बनाया था 2 टेम्परेचर का, तो अब आपको बताना है क्या है इसका रिलेशन बेसिकली T1, T2, T3 का, ठीक है। तो ये T1 का ये है सबसे नीचे वाला कर्व, T2 का बीच वाला कर्व और T3 का सबसे ऊपर वाला कर्व। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ है। कमेंट सेक्शन में ऑप्शन लिखेंगे, मेरे को बताएंगे एंड विथ वैलिड रीजन। ऑप्शन ऐसा नहीं कि तुक्का लगा दिया अपन ने कि सर ये होगा ABCD में, कुछ भी तुक्का लगा दिया, ऐसा नहीं। आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि अगर आप कोई ऑप्शन सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो ऐसा ऑप्शन। और मैं कमेंट में 100% बात करूंगा, 100% कमेंट में आप लोगों के जो कमेंट किए होंगे उसका रिप्लाई करूंगा आंसर का। तो प्लीज कमेंट बिल्कुल सीरियसली करना। स्क्रीनशॉट लेंगे इस पार्ट का भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट होता है हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, विच इज येट अनदर टाइप, which is yet another theory which supports that electromagnetic radiation along with wave nature also possess a particle nature. Along with wave nature they also possess particle nature, और उनके अंदर एक एनर्जेटिक पार्टिकल, डिस्क्रीट वेव का एक पार्टिकल होता है जिसको हम क्वांटा या क्वांटम कहते हैं, और अगर वो लाइट का पार्टिकल है तो उसे हम फोटोन कह सकते हैं। तो फोटोन के पास वो एनर्जी होती है और इस तरीके से वो आपको एनर्जी जो होती है उसकी प्लैंक साहब ने बताई थी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और इसलिए एनर्जी के 3 फॉर्मूले हमने देखे, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा एंड E इक्वल टू एच बार दैट इज वेव नंबर। तो H इंटू वी बार, H इंटू वी बार दैट इज वेव नंबर, और वो हमेशा एनर्जी इंटीग्रल मल्टीपल में होगी क्योंकि फोटॉन्स जो होते हैं वो हमेशा क्वांटाइजेशन एनर्जी का रखते हैं, यानी कि अपनी एनर्जी इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही रखेंगे। क्लियर हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग एक और थ्योरी ऐसी पढ़ेंगे जो इसी पार्ट को सपोर्ट और करेगी, और मतलब इसी पार्ट को मतलब एनर्जेटिक पार्टिकल से बनती है, डिस्क्रीट पार्टिकल से बनती है, एक फोटोन से बनती है, उसको सपोर्ट करेगी, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके जस्ट बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और देखेंगे क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में आप जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बस आपको लोगों को शेयर करना है, लोगों को बताना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के जो 2 प्लेटफॉर्म है, एक यूट्यूब चैनल तो है ही जहां पर आप लेक्चर देख रहे हो, पहले तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद लोगों के साथ शेयर कर दो। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी ये सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं, और सारे लेक्चर्स मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इसको बिल्कुल आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इनमें से आप तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्जाम की तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हो अपने मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से। चाहे आप सीबीएसई में केजी से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में हो, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो फुल फ्लेजेड सिलेबस उस सब्जेक्ट का अवेलेबल है वेबसाइट पर। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन में किसी को जानते हो, छोटे भाई बहन आपके कोई हैं, एनटीएससी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट है। आईआईटी नीट का सिलेबस अभी बन रहा है और आपको लगातार उसके लेक्चर्स मिल रहे हैं, सीयूईटी का लेक्चर्स भी आपको लगातार मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैब, कैब, इन किसी भी एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हो, या कोई बड़े भैया दीदी आपके घर में तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी चैनल शेयर करें। मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग करके एक चैनल है स्पेसिफिकली, वहां पर उनको शेयर करें और उनको बोले कि यहां पर आप पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। सिर्फ थ्योरी ही नहीं, बल्कि यहां पर आपको क्वेश्चंस, यहां पर आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, डीपीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन शॉट टेस्ट सीरीज, सभी चीजें मिलती हैं जो शायद ऑफलाइन में या किसी की पेड क्लास में भी नहीं मिलती। वो सारी चीजें आपको वेबसाइट पर भी मिलेंगी और यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगी। तो वेबसाइट पर एक्स्ट्रा एज मिलता है, क्योंकि वेबसाइट पर जैसे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी जो यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कोर्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वेबसाइट पर भटकना नहीं आपको। और अभी वेबसाइट पर नए फीचर ऐड हुए हैं जिसमें आपको बुक्स, जो बुक्स होती हैं, जो आप परेशान होते हैं कौन सी बुक हम फॉलो करें, किस बुक के लिए आईआईटी में पढ़ें या नीट के लिए पढ़ें,
वो उन बुक्स का आपको हार्ड कॉपी भी कोरियर के थ्रू और ई बुक्स आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो वो सारी ई बुक्स जो हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स पब्लिकेशन की आपको वहां पर मिलती हैं और इनको बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हो। लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरे तरीके से आप फायदा उठा सकते हो। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है, कोई आपको ऐसा पैकेज नहीं खरीदना। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर मिलती है। तो जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं। जितने तुमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जितने टेलीग्राम चैनल बनाए, ये सारे फीचर्स वहां पर आप रखें, अपनी बात रखें और कोशिश करें एक वीडियो हमें भी बनाकर भेजें, इंस्टा पर भेज दें या फिर आप जो व्हाट्सएप नंबर आपको मिलता है जगह जगह पोस्ट पर, कम्युनिटी पोस्ट पर, आप वहां पर भी भेज सकते हैं। उसको भी हम जरूर प्रीमियर करेंगे। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।